कल हमने जो है वो एम्पलीफायर की जो डेफिनेशन है उसको स्टडी किया था कि एम्पलीफायर जो हैं वो क्या होते हैं। तो आज हमने जो है वो कल आपको मैंने बता दिया कि एम्पलीफायर का क्या काम होता है। आज हमने जो है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है उसके ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर किस तरह हम सर्किट में लगाते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है इसके अंदर हम जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ की जाती है। और बेसिकली ट्रांजिस्टर और एज एन एम्पलीफायर जो है ये हमारे पास नेसेसरी है किसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे रेडियोज़ है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ऑसिलोस्कोप्स और रिकॉर्डर्स, उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये इसको लगाया जाता है एज एन एम्पलीफायर के तौर पर। तो जो बेसिक सर्किट है हम इसका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो NPN ट्रांजिस्टर जो है उसका सर्किट हम बनाएंगे। बेसिक सर्किट फॉर NPN ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो मैं आप सर्किट पहले बनाने लगा, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो मेन चीज़ ये है कि हमारा सर्किट किस तरह का होगा। तो ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, इधर से आप ये जो है ये इनपुट सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल जो है यहाँ से दे रहे हैं। ये इनपुट सिग्नल आपका ये AC का सिग्नल है, इनपुट ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास बेस है, इस तरफ कलेक्टर है और इस तरफ एमिटर है। और एमिटर को हमने ग्राउंड जो है वो किया हुआ है। और ये कलेक्टर है, इस कलेक्टर के आगे ये लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई है, इसको RL को इसके साथ कनेक्ट कर दें। और यहाँ पर ये आउटपुट हमारे पास आएगी। ये आउटपुट जो है इसके ऊपर सिग्नल हमारे पास एम्पलीफाई होके और फेज शिफ्ट के साथ आएगा। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एमिटर है। अब NPN ट्रांजिस्टर का हमने क्या रखा हुआ था, ऊपर की तरफ रखा हुआ है ना इसका एरो जो है NPN का आपने ये रखा हुआ है और PNP का ये रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका ये बना देता हूँ एरो। ठीक है, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर जो है वो आ गया। अच्छा, ये एरो अंदर हो या बाहर हो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। आप कोई भी कन्वेंशन जो है ना ले, बस आपको पता होना चाहिए कि आप इसको NPN कह रहे हैं, यहाँ आप इसको
PNP कह रहे हैं। वो बैटरी की पोलैरिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो एरो अंदर हो या बाहर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने बाहर निकाल के इसको क्या किया कि ये NPN जो है वो ट्रांजिस्टर है। अच्छा, अब आप इसके अंदर बैटरीज देखें। अब अगर चूंकि ये NPN है तो ये N है, ये P है और ये N है। ठीक है, तो यहाँ से बैटरी, अब इसका मोड क्या है? ठीक है, एक्टिंग मोड इसका कौन सा है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको, उसके अंदर जो कलेक्टर एमिटर बेस है उसको फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जो है उसको रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो फिर उसके लिए ये यहाँ पे P के ऊपर है, तो इसके साथ आप लगाएं पॉजिटिव और इसके साथ लगाएं नेगेटिव। ये बैटरी आ गई। मैं कहता हूँ कि ये कोई बैटरी मेरे पास A है। इसी तरह यहाँ पर अब ये N आ रहा है, तो इसके साथ इस तरफ लगाएं आप पॉजिटिव और इस तरफ लगाएं नेगेटिव, तो ये मेरे पास बैटरी B आ गई। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द फिगर फॉर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जब पेपर के अंदर ये सवाल आएगा तो जो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो सबसे पहले वो सर्किट देखेगा। ठीक है, उसको पता लग जाएगा, जिसने सर्किट सही बनाया होगा कि इसको पता है कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो NPN का है, या PNP को भी लगा सकते हैं। PNP को लगाएंगे तो ये बैटरीज अपोजिट हो जाएंगी, लेकिन हम ज़्यादातर NPN करते हैं क्योंकि NPN के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चूँकि तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर हमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो हम वो वाली डिवाइस जो है उसको यूज़ करेंगे। अब इसका व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन? ठीक है, अब ये वर्क किस तरह करता है? अच्छा, अभी आपने सर्किट में देखा कि ये आपने इनपुट सिग्नल दिया है और ये इनपुट सिग्नल जाकर यहाँ पर बड़ा हो गया और इसके अंदर फेज शिफ्ट आ गई। फेज शिफ्ट भी आई है, 180 आउट ऑफ फेज हो गया। यानी कि ट्रांजिस्टर ने ना सिर्फ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई किया है, बल्कि उसके साथ साथ उसको उल्टा भी दिया है। उसका जो फेज है, उसकी जो हालत है, उसको चेंज कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया। ठीक है ना, यानी कि 180 इससे ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ऊपर से शुरू हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इसका क्या मतलब है कि 180 आउट ऑफ फेज। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह कर रहा है? ठीक है भाई, कैसे करंट जा रही है, क्या हो रहा है कि जो है ये एम्पलीफिकेशन कर रहा है? तो पहले नंबर पर जो बैटरी A है, ये जो लगी हुई है, ठीक है, बैटरी A, ये जो बैटरी A है ये अप्लाई कर रही है ए फॉरवर्ड बाइस्ड, फॉरवर्ड बाइसिंग आ रही है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एमिटर बेस जंक्शन, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन पे इसको फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है। और जो बैटरी B है, बैटरी B अप्लाइज ए रिवर्स बायस्ड वोल्टेज टू कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन को, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस। अब C यहाँ पर कैपेसिटर यूज हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर का बेसिकली यहाँ पर मकसद इस्तेमाल करने का ये है कि आपको पता है कि जो AC होती है ना, AC करंट,
ये सिग्नल आप कौन सा दे रहे हैं, ये एसी करंट का आप सिग्नल दे रहे हैं। तो एसी करंट जो है ये बेसिकली इसके अंदर रिपल्स होते हैं, यानी कि जब आप ये गुजरेगा ना तो होना तो इसमें अंदर जाके डीसी में कन्वर्ट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिपल्स जो हैं वो रह जाते हैं एसी के, उनको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है ना वो एसी को गुजरने नहीं देता, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, उसकी ब्लॉकिंग करता है एसी को, एसी का जो रिपल आ रहा होगा बीच में उसको ब्लॉक करेगा। तो इसलिए आपने ये आगे एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर सी जो है वो लगा दिया, ताकि हमारे पास जो आउटपुट के ऊपर सिग्नल आ रहा है वो ज़्यादा प्यूरीफाई होकर सिग्नल आए। तो ये एसी के जो रिपल्स हैं इनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें और इनको आगे मत जाने दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कैपेसिटर सी क्या है, इसको सी का नाम हम देते हैं कैपेसिटर। सी इज ए ब्लॉकिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर सी जो है ये क्या है, ये एक ब्लॉकिंग कैपेसिटर है जो कि स्टेडी डीसी कंपोनेंट जो है, ठीक है, इट विल ब्लॉक द स्टेडी डीसी कंपोनेंट ऑफ इनपुट सिग्नल। And passes only AC component, ठीक है। तो इसका काम है ब्लॉक करना। सिग्नल आप दे रही हैं एसी का, आउटपुट के ऊपर भी आप सिग्नल ले रहे हैं एसी का, ठीक है। अब दो डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, इंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो डीसी को नहीं गुजरने देता, एसी उसमें से निकल जाती है, क्योंकि क्या होता है कैपेसिटर वर्क कर रहा होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। एसी के एक साइकिल में चार्ज होता है और दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर इसी पे वर्क करता है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो एक साइकिल के अंदर चार्ज होता है और दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज। अब यहाँ से आपने एसी का सिग्नल दिया, एक साइकिल में चार्ज होगा तो उसमें एसी आगे चलेगी। अब इस एसी के अंदर डीसी का भी कंपोनेंट होगा, ठीक है। उस डीसी के कंपोनेंट को ये कर देगा ब्लॉक, ठीक है। अब जो इंडक्टर होता है वो इसके अपोजिट होता है, ये एसी को गुजरने देता है, इंडक्टर एसी को नहीं गुजरने देता, ये डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये डीसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टर डीसी को गुजरने देता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो मसला ये है कि अंदर जाके होनी करंट डीसी है, आपकी अंदर सर्किट डीसी होता है, लेकिन सिग्नल आपने एसी का दिया हुआ है और लेना भी आपने आउटपुट के ऊपर एसी को है। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम एसी के सिग्नल को, अल्टरनेटिंग करंट के सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर लगाकर सर्किट के अंदर एसी के सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं, और एम्पलीफाई करके ये हमारे पास आ रहा है, एम्पलीफाई भी हो रहा है और फेज शिफ्ट भी होगी। यहाँ तक सर्किट की समझ आ गई मैं बात की, ये हमने लगाया हुआ है। अच्छा, तो इसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर का नाम जो है वो देते हैं। अब आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर भी लगाई हुई है, ठीक है। ये इस जगह पर मैं ना एक रेजिस्टेंस आर इधर भी लगा देता हूँ, ये। अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस, आपको पता है कि जो डीसी सर्किट होता है
उस डीसी सर्किट का मेन कंपोनेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस होती है। तो अब हमने ये डीसी सर्किट या सर्किट ये डीसी है, अप्लाई एसी का सिग्नल दिया होगा, ठीक है। सर्किट डीसी का है, अप्लाई सिग्नल एसी का रखा। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर जो है वो कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अ रजिस्टर आर is used to complete the circuit, ठीक है। इसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज़ किया। अब ये हमारे पास इनपुट सर्किट है, ये हमारे पास आउटपुट सर्किट है। आउटपुट सर्किट को भी कंप्लीट करने के लिए इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी, वहाँ पे भी लोड लगाना पड़ेगा। लोड के क्रॉस ही आउटपुट लेंगे आप, जो लोड रेजिस्टेंस होती है उसी के क्रॉस आप आउटपुट लेते हैं, इसलिए वहाँ पर हमने लोड रेजिस्टेंस आरएल जो है वो लगाई गई है। अब हमने समझना है कि ये ट्रांजिस्टर का जो एक्शन है एज एन एम्पलीफायर, ये किस तरह इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब इसके एक्शन को हमने समझना है। तो जब इनपुट सिग्नल जो है वो स्विंग करता है पॉजिटिव, ठीक है। देखो ना, दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल होता है और एक हमारे पास नेगेटिव जो है वो साइकिल होता है। तो पहला साइकिल जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो हम कहेंगे कि जी जो आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, उसको जो सिग्नल मिल रहा है एसी का, वो पॉजिटिव सिग्नल उसे पहले साइकिल में मिल रहा है। When the input signal swings पॉजिटिव, जब इनपुट सिग्नल पॉजिटिव है, द बेस बिकम्स पॉजिटिव and it increases the forward biasing across emitter base junction। पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड, यही नज़र आ रहा सर्किट के अंदर। तो जब अब ये ज़्यादा पहला सिग्नल जो आएगा एसी का, देखें ना, यूँ होता है, ये पहला साइकिल आया, ये कौन सा है, पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल आया तो ये इंक्रीज़ करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को, क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस कनेक्टेड है, पी कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। तो ये इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड बाइसिंग को अक्रॉस द एमीटर बेस जंक्शन। आपका इनपुट जंक्शन जो है वो एमीटर बेस जंक्शन है। इसके रिजल्ट में मोर करंट जो है वो फ्लो करेगी फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, ठीक है। इन दिस रिजल्ट मोर करंट flows from base to collector।
जारी बात, अब फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में तो क्या होता है, करंट ज़्यादा ही फ्लो जो है वो करती है। एंड थ्रू लोड RL, और लोड RL से, ठीक है ना। ये आपका यही सर्किट है, कलेक्टर ये है C, ठीक है, ये E है, ये B है, ये C है, ये कलेक्टर है। तो इस तरफ हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो है वो ज़्यादा करंट, बेस जारी बात है, इधर से फॉरवर्ड बायस है तो एमिटर बेस ज़्यादा करंट दे रही है, बेस के अंदर ज़्यादा करंट गई तो कलेक्टर ज़्यादा करंट को कलेक्ट कर रहा है जब फॉरवर्ड बायस हमारे पास है, ठीक है। एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। अब हमारे पास जो है आउटपुट के ऊपर एक लार्जर सिग्नल आएगा, ठीक है। सो वी गेट लार्जर सिग्नल एट आउटपुट, ये आपकी आउटपुट है, इसके क्रॉस आपको लार्जर सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब जब इनपुट सिग्नल जो है वो स्विंग करेगा नेगेटिव, ठीक है, when the input signal swings negative, यानी कि अब पहले कौन सा साइकिल था, ये वाला, अब साइकिल आ गया ये वाला। तो जब नेगेटिव के अंदर आएगा तो बेस लेस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। द बेस बिकम्स लेस पॉजिटिव, कम पॉजिटिव हो गया, अब नेगेटिव आ रहा है वहां से। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है अक्रॉस एमिटर बेस जंक्शन वो डिक्रीज करेगा। सो द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस एमिटर बेस जंक्शन विल डिक्रीजेस। तो वो क्या करेगा, वो डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस स्मॉलर कलेक्टर करंट विल प्रोड्यूस, ठीक है। ड्यू टू दिस स्मॉलर कलेक्टर करंट विल प्रोड्यूस्ड। तो इसके नतीजे में स्मॉलर कलेक्टर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी और क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। देयर इज ए रिडक्शन इन द आउटपुट सिग्नल, देयर इज ए रिडक्शन इन द आउटपुट सिग्नल। तो हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है उसके अंदर रिडक्शन होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी करंट जो है वो क्या कर रही है, अब डिक्रीज कर रही है। कौन सी करंट डिक्रीज कर रही है, जो कलेक्टर करंट है। यानी कि जब नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल आया तो फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव साइकिल आया तो बेस, जाहिर बात है नेगेटिव बेस जो है वो तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, नेगेटिव क्या है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। जब पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो बेस ज़्यादा लेस पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो अब करंट जो है उसका फ्लो, यानी जो कलेक्टर करंट कलेक्ट कर रहा है वो कम होगी। पहले जब पॉजिटिव साइकिल आ रहा था तो उसमें जो कलेक्टर करंट कलेक्ट कर रहा था वो
ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट में रिडक्शन, तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट सिग्नल है लोड के क्रॉस, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी। ठीक है, तो जो आपको आप जारी बात है जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिग्नल जो है नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल दोनों आ गए, दोनों आगे गुजर गए हैं। अब सिग्नल आपका आउटपुट के ऊपर लोड के क्रॉस आ गया। ठीक है, अब जो लोड के क्रॉस आपके पास सिग्नल आया है, इन दिस वे the output signal across RL, जो रो लोड आपके पास रेजिस्टेंस है, has same fluctuation as in the input सिग्नल। ठीक है, उसी तरह की जो एसी का सिग्नल दे रहे हैं ना, तो उसी तरह की कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी जो कि इनपुट सिग्नल में, बट इट्स एम्पलीट्यूड इज मच लार्जर। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। So input signal is amplified at the output. तो अब जो फेज है इनपुट और आउटपुट सिग्नल का कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, ठीक है, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द फेज ऑफ इनपुट and output signal is opposite, यानी कि that is theta is equal to 180 degree। और अगर आप यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ करें, सेम सारा प्रोसेस होगा, सिर्फ बैटरीज की पोलैरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अब ये बातें तो हमने कर ली हैं कि ये होता है। अब क्वेश्चन इसके अंदर कुछ अराइज होते हैं। ठीक है, पता नहीं आपके जहन में अराइज हुए हैं कि नहीं हुए। पहली बात ये है कि मुझे तो यहाँ से ये कोई समझ नहीं आ रही कि इसने किस तरह सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है जी, ये जो लिखा है आपने अभी, क्या आपको इससे कोई समझ आ रही है किसने किया गया है इसने? और दूसरी नंबर पर सिग्नल उल्ट क्यों गया? जब आउटपुट पे आया है, हमने कहा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिग्नल जो है वो ऑपोजिट हो गया। तो क्या आपको इस सारी डिस्कशन के दौरान इस बात की कुछ समझ आई कि सिग्नल क्यों उल्ट गया? नहीं है। आपको क्या इस बात की समझ आई है कि सिग्नल क्यों एम्पलीफाई हुआ है? आपने क्या कहा? आपने वही पुरानी बातें की हैं सारी। हाँ, मैं कहा फॉरवर्ड बायस, इनपुट सिग्नल आया है, पॉजिटिव साइकिल था तो फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा कलेक्टर में ज़्यादा करंट चली गई। नेगेटिव सिग्नल आया, रिवर्स बायस हो गया, कलेक्टर में कम करंट।
इसका सिग्नल के साथ क्या ताल्लुक है? देखें ना आप, सिग्नल का मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है उसका सिग्नल का, ये चीज़ जो होती है, ये जो ग्राफ होता है इसके अंदर ये चीज़ जो पीक आ रही होती है ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया और 180 आउट ऑफ फेज भी हो गया ट्रांजिस्टर से गुजरने के बाद। ट्रांजिस्टर ने ऐसा क्या किया, ट्रांजिस्टर ने ऐसा क्या किया कि उसने इसको उल्टा भी दिया और इसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया। द क्वेश्चन इज दैट, हमने जो बातें की हैं वो तो सतही सी बातें हैं, उसके बाद हमने नीचे जाके लिख दिया जी कि उसने इसको एम्पलीफाई करा। एक्चुअली हो क्या रहा है? द क्वेश्चन इज दैट कि कैसे ट्रांजिस्टर जो है इधर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो एज एन एम्पलीफायर के तौर पर एक्ट कर रहा है। आपके जहन में क्या बात आती है, कैसे एक्ट कर रहा है एज एन एम्पलीफायर? व्हाट यू कैन से, मुझे नहीं समझ आ रही। सही बात, आप इसको नेट पे भी सर्च करें, आपको कहीं से भी इसका जवाब नहीं मिलेगा। एक होती है कॉमन सेंस, आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, क्यों ये एम्पलीफाई कर रहा है? चलें ठीक, कॉमन एमिटर सर्किट है, इसका वोल्टेज गेन आई होता है कि पावर गेन आई होता है, करंट गेन आई होता है, क्या आई होता है इसका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का? अच्छा चलिए आप इसमें पहले आप ये डिसाइड करें कि ये जो सिग्नल आप ले रहे हैं ये करंट का सिग्नल ले रहे हैं, वोल्टेज का ले रहे हैं, किसका सिग्नल ले रहे हैं? नहीं, करंट का सिग्नल है। वोल्टेज के लिए तो हमें बैटरियां लगाई हैं, उसके अंदर आप करंट दे रहे हो, उसको एसी करंट दे रहे हो, ठीक है। अब ये कार्य क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। ये कार्य क्या आ रहा है, ये करंट के सिग्नल को बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है उसको। यानी देखो करंट का सिग्नल आप दे रहे हैं सर्किट बाय एम्पलीफायर्स, क्या है कि इसको सर्किट्स के अंदर हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है एम्पलीफिकेशन के लिए, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि पीछे से सिग्नल कम आ रहा होता है, लेकिन हमें वहाँ पर सर्किट के अंदर हमने उसको मिसाल के तौर पर जो आपके पास ये सर्किट कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं वहाँ पर भी आप करंट को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, पीछे से उतनी नहीं आ रही होती जितनी उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर आपने देनी होती है उसको, ठीक है। उसको अब क्योंकि वो जो सिग्नल पीछे से आ रहा है ये उसको एम्पलीफाई कर रहा है। क्यों? देखें जब इनपुट सिग्नल आती है ना, इनपुट सिग्नल आती है तो इनपुट सिग्नल में करंट बढ़ जाती है, ठीक है। इनपुट सिग्नल के अंदर करंट बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि करंट इंक्रीज हुआ है, करंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर वो सिग्नल आगे चला गया, एक दूसरी साइड उसकी स्टॉप होगी, जिसना डायोड नहीं करता रेक्टिफिकेशन के अंदर, एक आगे चला जाता है दूसरी साइड स्टॉप हो जाती है, फिर दूसरा सिग्नल फिर दूसरी साइड आती है, फिर नेगेटिव साइकिल आता है। अच्छा, अब नेगेटिव साइकिल जब आया तो नेगेटिव साइकिल की वजह से इसकी पोलैरिटी उल्ट गई है, ठीक है। नेगेटिव साइकिल की वजह से इसकी पोलैरिटी उल्ट गई है, पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, ठीक है। इसकी पोलैरिटी उल्ट गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल जो है करंट बढ़ रहा है, वहाँ पर भी ये नहीं है कि करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन करंट अपोजिट के अंदर बढ़ रहा है। देखो ना आप यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है ये पॉजिटिव पॉजिटिव,
ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड बायस। अब नेगेटिव आया जब, तो जो नेगेटिव नेगेटिव के साथ होगा वो तो उसको फॉरवर्ड बायस नहीं करेगा ना, ठीक है ना, वो उसको फॉरवर्ड बायस करेगा। दोनों सूरतों के अंदर करंट इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो आपका उल्ट जाता है। मुझे ये समझ आई है, ठीक है, ये मेरी अपनी कॉमन सेंस से मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि नेट के ऊपर भी आपको कहीं पर, मुझे किताबों के अंदर भी नहीं मिला, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुई है, उससे भी कहीं पता नहीं लगता। वहाँ पर सिर्फ होता है कि वो जो मैथ किया हुआ है ना, आप जो सेकंड ईयर की किताब है उसके 18वें चैप्टर के अंदर उसने गेन निकाला हुआ है, वहाँ पर वो गेन निकाल देता है। गेन के साथ क्या, गेन के आगे जवाब में नेगेटिव का साइन आ जाता है। वो कहता है ये नेगेटिव साइन की वजह से जो है ये सिग्नल उल्ट गया, लेकिन उसकी फिज़िक्स जो है ना वो किसी जगह पर नहीं है। ये मेरी अपनी कॉमन सेंस है, उससे मैंने ये इसकी एक्सप्लेनेशन किया कि एक्चुअली इस तरह ट्रांजिस्टर जो है वो एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सिग्नल जो है वो 180 आउट ऑफ फेज हो रहा है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये तो हमारे पास ट्रांजिस्टर तक, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही आप स्टडी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमने डायोड और ट्रांजिस्टर जो है इसको स्टडी करके देखा है। अब इसी की बेस के ऊपर आगे जो है वो हमने स्टडी करने हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है, डिजिटल। अब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो आपने अब, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये वो है कि बड़ी सिंपल लेवल की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई बड़े हाई लेवल की नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसका फ्लेवर है। ठीक है, अभी हमने बेसिक जो है स्टडी की है, अब बेसिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। हमने बेसिक को एक्सटेंड करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसकी तरफ जाना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो लॉजिक गेट्स है। ये मेरा लास्ट है अब इस चैप्टर का ना, ये गेट्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा चैप्टर था बहुत। लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये डिजिटल सिस्टम्स हैं। अब डिजिटल सिस्टम जो है वो किन स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर यस और नो, दो ही पॉसिबिलिटीज है, यानी कि इन बिटवीन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, ये जो MCQs होते हैं, ट्रू और फॉल्स या इस तरह के, इनमें यस या नो होता है। आप एक ही आंसर देते हैं, भाई ठीक है या गलत है। अब स्विच है, ऑन है या ऑफ है, अभी पता नहीं ये ऑफ है क्योंकि बिजली नहीं आ रही, तो आपने इनको ऑफ किया। ठीक है, अगर बिजली आ रही होगी ऑन करेंगे तो करंट आना शुरू हो जाएगा। ऑन या ऑफ, किसी क्वेश्चन का आंसर सही या गलत, करेक्ट और रॉन्ग। तो सारा डिजिटल सिस्टम जो है वो इन स्टेट में, यानी कि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की स्टेट्स हैं। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इनकी बेस के ऊपर पूरा डिजिटल सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन किया गया। ठीक है जी, समझ आ रही है बात, पूरा इसके ऊपर। यहां पर अब क्या होता है कि ये यस नो ट्रू फॉल्स, ठीक है,
इनको हम लेवल्स देते हैं वोल्टेज के और करंट के। आप देखो ना, डिजिट्स जो हैं 1 या 0, अगर मैं कह दूं कि 0 नो है, 1 यस है, कह सकता हूं। यस के साथ 1 लगा दूं, नो के साथ, मर्जी है आपकी, डिजिट्स हैं। लेकिन वैल्यू इसकी एक ही है, 1 या 0। तो जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो इसी के ऊपर एक्ट करते हैं, 1 या 0 के ऊपर, ठीक है। यानी कि ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं, हाँ या ना, ऑन ऑफ, ठीक है, ये सारी ट्रू फॉल्स, ये सारी स्टेटमेंट्स क्या, इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है इसके अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, ये है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इस बेस के ऊपर जो है इसको स्टडी करना है। तो कल फिर मैं अब इसको शुरू करूँगा लॉजिक गेट्स को, ठीक है। ये होपफुली ये लास्ट ईयर इसका, फिर उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। वो आसान है, वो छोटी है।